चैप्टर नंबर 5, क्या नाम है इसका बताइए? अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, सब कोई निकाल लिया लो? ठीक है, चलिए इसको शुरू किया जाए। पहली बात इसको समझते हैं कि अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है। अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था का मतलब ही हो गया कि आपका घर का आर्थिक स्थिति कैसा है, मतलब पैसा के हिसाब से किस तरह का अपना पैसा का व्यवस्था रखे है, मतलब कितना कमाते हैं, ठीक है, कितना कमाते हैं, किस तरह यूज करते हैं, कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, कमाने का सोर्स कहाँ से आया, ठीक है, खर्च करने का सोर्स कहाँ कहाँ है, ये सारी चीज़ों क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था। आजीविका भी उसी वर्ड में आ जाएगा। आजीविका मतलब क्या होता है? रोजगार। ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग अलग रोजगार होगा। अब इस चैप्टर जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। आगे आइएगा, उसमें बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेगी नया नया जानने के लिए, जो चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है आधुनिक युग में कृषि की तुलना में उद्योगों का महत्व है बहुत अधिक बढ़ा हुआ है ना। मतलब कि आधुनिक युग में कृषि की तुलना में उद्योग वगैरह ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उद्योग जो है ना ईजी है करना, कृषि का कंपेयर किया जाता है। खेती बाड़ी सबके बस की बात थोड़ी है कि नहीं है? आगे जाइए। औद्योगिकरण और उद्योगों के बृहत रूप से स्थापना उस औद्योगिक क्रांति का देन है जिनमें वस्तुओं का उत्पादन मानव है ना श्रम के द्वारा ना होकर मशीनों द्वारा होता है। मतलब मशीन जब आ गए तो इंसानों का काम मशीन ज़्यादा करने लगे। जैसे सिंपल यहाँ देखिए बगल में लिखा हुआ है, फोटो जो नीचे में दिख रहा है कुटीर उद्योग का चित्र है। कुटीर उद्योग मतलब कि छोटे स्तर का उद्योग, जो घर ही में लोग देख रहे हैं, ये मशीन से चरखा जिसको बोला जाता है, इसे क्या बना रही है? धागा बना रही है। ठीक है, धागा लपेट रही है। नहीं दिख रहा है तुम लोग को फोटो में? अच्छा, साफ सब नहीं दिख रहा है किताबों में। उसके बगल में एक फोटो है मशीन का, देखो कितना इसमें खूबसूरत दिख रहा है कि नहीं? इसमें अच्छा से दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। उसके बगल में जो है फैक्ट्री लगा हुआ है। तो जब ये हाथ से बना रही थी, अब वही फैक्ट्री लग गया, तो एक पहली बात कि फैक्ट्री में उत्पादन बहुत बड़ा स्तर में होने लगा, और दूसरी बात ऐसे ऐसे जो महिला लोग काम कर रही है, इनका काम खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया है कि नहीं है? जब मशीन लग गया तो ऐसा इन लोगों का काम खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ? तो बड़े बड़े मशीनों लगने से छोटे छोटे कुटीर उद्योग खत्म होने लगे, बर्बाद होने लगे, है कि नहीं है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? आगे आइए। 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन के मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था। यानी 1700 के ईस्वी में ब्रिटेन जो था ना वो भी कृषि प्रधान देश था। मतलब कि वहाँ पे खेती बाड़ी ही ज़्यादा होती थी। सबसे ऊपर लाइन वाला ही है, वहाँ पे क्या होता था? खेती बाड़ी ही ज़्यादा होता था। 80% वहाँ क्या थी? गाँव था, सॉरी, मतलब कि जो विलेज जो था ना, विलेज वो था 80% एरिया। मतलब ब्रिटेन में, वो ब्रिटेन जो भारत पे कब्जा किया था 1750 तक, वहाँ पर 80% एरिया गाँव था, पूरी तरह से विलेज था, समझ ना। और ज़्यादातर लोग किस काम में लगे हुए थे? खेती बाड़ी में लगे हुए थे। इसका मतलब क्या कि वहाँ पर उद्योग धंधा की अभी भी क्या थी? कमी थी। आगे आ जाइए, है ना। अपना भरण पोषण करने के लिए वो क्या करते थे? कृषि द्वारा कृषि कार्य करते थे, और कृषि से उत्पादित बहुत सारे कार्य था, जैसे कि सूत उद्योग, ऊन उद्योग, कांच, लोहा, मिट्टी, बर्तन इत्यादि जो है ना, कृषकों द्वारा ये कार्य किया जाता था। ठीक है, उद्योग काम आने वाले कारीगर हाथ अथवा अपना हाथ से चलाने वाले यंत्रों को वस्तु का उत्पादन करते थे। मतलब सिंपल कि बड़े बड़े उद्योग धंधा की कमी थी, तो उस समय हाथों से क्या किया जाता था? उपयोग किया जाता था कोई भी काम करने के लिए। जैसे मशीन चलाने के लिए हाथों को उपयोग, जैसे सिंपल कपड़ा सिलने के लिए टेलर मशीन अकेले अपना कपड़ा खोल लिया, रोजगार चला रहा है। अब बड़ी बड़ी मशीन लग जाती है, जो रेडीमेड कपड़ा आ गया था, सिला सिलाए वाला कपड़ा का मार्केट कम हो गया कि नहीं कम हो गया? सिला सिलाया कपड़ा मशीनों से बनने लगा, अंधाधुन तेज़ी से आने लगा, तो जो सिला सिलाया जो कपड़ा है ना, जब आ गया तो जो टेलर वाला है उन लोगों का काम धीरे धीरे खत्म होने लगा कि नहीं लगा, है कि नहीं है? इसके बाद देखिएगा तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में शहरों में गिल्ड प्रथा का प्रचलन था। क्या था? गिल्ड प्रथा का। अब गिल्ड से जुड़े हुए उत्पादन निपुणता एवं विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका व्यापार एक आधिपत्य था, अतः बढ़ती हुई मांगों की वजह से व्यापारी गांव में एक तरफ रुख करने लगे और उनके गांव के किसानों एवं मजदूरों का काम लेना शुरू किया। उन्हें प्रशिक्षण देकर अपने नियंत्रण में रखने लगे। समझ आया? मतलब क्या था कि धीरे धीरे गांव लोग जो है एक, जब मशीन लगना शुरू हुआ ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ का लगना शुरू हुआ, तो लोग फैक्ट्रियों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। कारण का क्या था कि उनका उद्योग धंधा धीरे धीरे बंद हो रहा था, तो मजबूरन वो फैक्ट्रियों की तरफ बढ़ रहे थे मजदूरी करने के लिए, वहाँ पर अपना उद्योग धंधा विकसित करने के लिए। समझे ना? नीचे ये औद्योगिकरण के कारण। पहली बात कि औद्योगिकरण मतलब होता क्या है, ये बताइए कि औद्योगिकरण मतलब क्या होता है? औद्योगिकरण मतलब क्या होता है? उद्योगों का लगना। जैसे कि मान के चलो कि है ना कि उद्योग अंधाधुन या खोलने लगे, तो बोला जाएगा कि ये युग जो चल रहा है, ये समय चल रहा है, औद्योगिकरण का युग चल रहा है। मतलब कि उद्योग धंधा खूब लग रहा है, समझ ना। जैसे किसी चीज़ का युग आता है ना, जैसे कि कोरोना काल था तो कोरोना का युग था उसको,
ठीक है। उसी तरह उद्योग धंधा लगना शुरू होता है तो बोला जाता है कि औद्योगिकरण का युग है। तो औद्योगिकरण मतलब होता है कि दुनिया भर में सब लोग का कंपटीशन बढ़ गया कि हम उद्योग लगाएंगे, हम उद्योग लगाएंगे। कौन कुछ के लगा रहा है, कौन कुछ का, मतलब बिजनेस करना शुरू कर दिया लोग, बड़े बड़े मशीन बैठाना शुरू कर दिया लोग। तो ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार यानी फ्री ट्रेड और हस्तक्षेप नीति है ना, यानी पॉलिसी ऑफ लेसिसेज फेयर ने ब्रिटिश व्यापार को बहुत अधिक विकसित किया। मतलब ब्रिटिश में क्या किया, ब्रिटिश के सरकार जो था वो कर दिया कि भाई साहब आप लोग जितना बड़ा बड़ा कंपनी खोलिए, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, और फ्री में जाके दुनिया भर में बाजार अपना बिजनेस कीजिए, कोई टैक्स सबसे नहीं लेगा। इससे क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को औद्योगिकरण में बहुत ज़्यादा सहायता मिला। अब मान के चलिए आप यहाँ से जाके कहीं और बिजनेस खोल रहे हैं, वहाँ टैक्स नहीं लग रहा, तो जाहिर सी बात है आप खुला चबे करेंगे, है ना। टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है आज के समय में भी, समझे ना। अब यहाँ देखो औद्योगिकरण के कारण के बारे में बता रहा है बगल में, ये कारण से क्वेश्चन सीधे सीधे उठा कर पूछ देता है एग्जामों में। आवश्यकता आविष्कार की जननी थी, पहला वर्ड लिया है, मतलब कि उद्योग धंधा क्यों लगता है, क्योंकि जब चीज़ की जरूरत होती है तब ना उद्योग लगेगा। अगर आपको मान के चलिए हवा मोड़ने के लिए पंखा चाहिए, ऐसा पंख चाहिए जो लगा कर हवा मुड़ जाइएगा, तो जाहिर सी बात है आने वाले भविष्य में उसका तो उत्पादन होगा ही, है कि नहीं है। आवश्यकता है उड़ने की तो उसका आविष्कार होगा, आविष्कार होगा तो फैक्ट्री लगेगा, फैक्ट्री लगेगा तो उसको उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तब आपके पास आएगा, है कि नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर है नए नए मशीनों का आविष्कार। तो जब आवश्यकता है तो नए नए मशीन बनना शुरू होगा। कोयले एवं लोहे की प्रचुरता, अब कोई फैक्ट्री बनाने के लिए सबसे ज़्यादा तो लोहा चाहिए, और उस फैक्ट्री को चलाने के लिए पुराना समय में कोयला की जरूरत पड़ता था, क्योंकि कोयला से, जैसे ट्रेन पहले कोयला से चलता था, मालूम है कि नहीं मालूम है, पहले ट्रेन भी कोयले से चलता था, बाद में डीजल पेट्रोल आया, डीजल वाला आया, उसके बाद से अब कौन सा आ गया है, इलेक्ट्रिक वाला आ गया, बिजली से चल रहा है। फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, फैक्ट्री प्रणाली मतलब कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगना शुरू हो गया, ठीक है। सस्ते श्रम की उपलब्धता, अब इससे क्या हुआ ना कि लोगों का काम धंधा खत्म हो गया और लोग एकदम मतलब होड़ लग गया कि हम काम करेंगे, हम काम करेंगे, हम काम करें फैक्ट्री। इससे क्या हुआ, जो बड़े बड़े कंपनी के लोग थे वो भगाने लगे कि भाग भाग दूसरे को आ रहे, उससे बोलते थे 100 रुपये में तुम काम करेगा, तो बोलते थे ना करेंगे 150 दीजिए, तो भाग तो भाग वो वाला 80 रुपये में करा लेंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा था, है ना, लोग ज़्यादा था और लोगों की छोटी छोटी जो उद्योग धंधे थे वो खत्म हो रहे थे, सारे लोग चाह रहे थे फैक्ट्री में काम करने के लिए। इससे क्या हुआ कि फैक्ट्री मालिकों को फ़ायदा हो गया, है ना, सबको बुलाया कि आज आज आज। अब उसमें क्या हुआ, फैक्ट्री मालिक सस्ते सस्ते दाम पर मजदूरों को रख लेते थे। तो श्रम मतलब होता है मजदूर, मजदूर जो है सस्ते दाम में उपलब्ध हो जाते थे, ठीक है। यातायात की सुविधा थी, है ना। अब जो जहाँ फैक्ट्री लग रहा है, जाहिर सी बात है कि उस एरिया में रोड बढ़िया रहेगा तब वो तो फैक्ट्री लगाने के लिए काम के लिए लायक होगा, नहीं तो फैक्ट्री लगा दीजिए ऐसा गांव में जहाँ से रोडे नहीं है तो सामान लेके जाइए कैसे, है कि नहीं है। मान के चलो नदी ऊपर लगा दो फैक्ट्री, और जब सामान लेके आना हो तो नदी पर नाव पर लाद के लेके आइए, तो बस बेचते रह जाएगा सामान, है कि नहीं है। विशाल औपनिवेशिक स्थिति, औपनिवेशिक स्थिति मतलब क्या होता है, ब्रिटेन वाला जब अपने फैक्ट्री बैठाना शुरू किया ना तो दिमाग लगाया कि दुनिया भर के जो जगह है उस पर कब्जा कर लेते हैं। इससे क्या होगा ना कि सस्ता में मजदूर मिल जाएगा, सस्ता में सामान मिल जाएगा, तो उसको बोला जाता है औपनिवेश। उपनिवेश मतलब होता है दूसरे को गुलाम बना लिए, तो ये सब ब्रिटेन वाला के दिमाग में है औपनिवेशिक बनाने के लिए, ठीक है। नीचे देखेंगे तो सबसे लास्ट लाइन में लिखा है ना, पुराने समय में काम करने वाले बुनकर 6 सूत काटने वाले लोगों द्वारा है ना तैयार किए गए है ना धागों का उपयोग कर सकता था। मतलब पुराने समय में जो पूरे समय काम करने वाला एक बुनकर 6 सूत काटने वाले लोगों द्वारा तैयार किए गए धागों का उपयोग कर सकता था, समझ ना। मतलब पूरा समय अगर काम करे कोई आदमी तो 6 सूत जितना लोग काटता है, समझ ना, उतना हिसाब से वो आदमी काम कर सकता था, समझ ना। ऐसे स्थिति में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मतलब सिंपल बात है कि मशीन जो लग गया ना, तो मशीन लगने से क्या हुआ कि 6 लोग जो 6 को बुनकर जो मिल के काम करेगा वो अकेला मशीन कर देता था, तो यानी 5 लोग का काम बच गया। एक बड़ा कोनो मशीन तरफ बैठा देंगे तो वो अकेले वो काम देख रहा है मशीन से, तो बाकी 5 लोगों का काम खत्म, तो यानी 5 लोगों का दुकान बंद हो जाएगा, है कि नहीं है। उससे यही सारा प्रॉब्लम होने शुरू हो गया, लेकिन जिसका फैक्ट्री था उसको तो फायदा हो रहा था। आ गया जी, है ना। अब यहाँ लिखा है जिसके वजह से ब्रिटेन में औद्योगिकरण आरंभिक वर्षों में आविष्कारों को जो एक श्रृंखला बनी सूती वस्त्र उद्योगों का एक के अधिक संबंधित थी। मतलब कि शुरुआत समय में सूती वस्त्र उद्योग से ही क्या हुआ, फैक्ट्री वगैरह चलना शुरू हुआ ज़्यादातर। ऐसे भी आज भी वस्त्र उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, कपड़ा से रिलेटेड, है ना। सबसे ज़्यादा लोग अगर रोजगार मिलता है तो कपड़ा के ही वस्त्र उद्योग में ही मिलता है, ठीक है। इस पैराग्राफ में देखिएगा तो लिखा हुआ 18वीं शताब्दी के ब्रिटेन में नए नए यंत्रों एवं मशीनों का आविष्कार ने उद्योग जगत में एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिससे औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग प्रशस्त हुआ, है ना। देखो औद्योगिकरण मतलब समझ आ गया, और उपनिवेशवाद मतलब समझ आया कि नहीं समझ आया। उपनिवेशवाद मतलब ऐसी विचारधारा दूसरों को गुलाम बना ले, दूसरों पर कब्जा कर ले। औद्योगिकरण मतलब क्या,
कि अपने उद्योग धंधा खूब बढ़ाए, ढेर सारा उद्योग धंधा लगा ले, समझ रहे ना। अब उसके बाद क्या लिखा है, सन 1769 में बाल्टन निवासी, मैंने बाल्टन जो जगह है वहाँ का निवासी है रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने वाली स्पेनिंग फ्रेम नामक एक मशीन बनाई। यहाँ से बउआ जान लीजिए आप लोग कि ये जितना भी चीज़ें लिखा है ये चीज़ें को एकदम रट के घोर के पी जाना, एग्जाम में तो चिपकना ही है, 1-2 क्वेश्चन एकदम 100% आना ही है, हो सकता है कि 3 को 4 को आ जाए, ठीक है। तो पहला क्या लिखा है, कौन है, बाल्टन निवासी, क्या नाम है इनका, रिचर्ड आर्कराइट, जो सूत काटने वाली, सूत मतलब होता है धागा काटने वाली मशीन बनाया, जिसका नाम क्या था, स्पेनिंग फ्रेम। तो फ्रेम से याद रखना, फ्रेम से याद रखना। एक बार बताया था कि फोटो को फ्रेम बनाता है लोग, तो फ्रेम क्या बनाता है, जगह ढेर पैसा है, यानी रिच आदमी, तो रिचर्ड आर्कराइट से याद रखिएगा, फ्रेम हुए बनवाएगा। तो यानी स्पेनिंग फ्रेम जो इसका नामक मशीन कौन बनाता है, रिचर्ड आर्कराइट। रिच बनने क्या होता है, धनिक आदमी, इंग्लिश में बोला जाता है रिच, है ना। तो रिचर्ड आर्कराइट क्या बनाया, स्पेनिंग फ्रेम बनाया। आगे आ जाइए, उसके बाद ये नामक एक मशीन बनाई जो किससे चल रहा था, जल शक्ति से चलती थी, ठीक है। अब 1770 ईस्वी में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हारब्रिज ने सूत काटने वाली एक अलग मशीन बनाई जिसका नाम था स्पेनिंग जेनी। तो जेनी कौन बनाया, जेनी बनाया जेम्स हारब्रिज। जेनी से जेम्स, जेनी से जेम्स, जेनी को याद रखना, जेम्स खाने वाला जो जेम्स होता है, छोटका छोटका जो जेम्स मिलता है, तो याद रखना जेनी से जेम्स, यानी कि जेम्स हारब्रिज ने किस मशीन को बनाया, ये भी सूते काटने वाला मशीन था, इसका नाम था स्पेनिंग जेनी। और ऊपर वाला जो था स्पेनिंग फ्रेम बनाया था। फ्रेम कौन लगवाएगा, जो रिच आदमी होगा, रिचर्ड आर्कराइट, है कि नहीं है। आगे आ जाइए, ये चीज़ों को रटते रहिएगा लो, इसलिए है ना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, तो 16 है ना तकुए एक पहिए के घूमने से चलते थे, अतः इसकी सहायता से 8 सूत एक साथ काटा जा सकता था, ठीक है। सन 1773 ईस्वी में लंकाशायर के जॉन के है ना फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। फ्लाइंग मतलब क्या होता है, उड़ना, फ्लाइंग मतलब उड़ना होता है ना, तो फ्लाइंग शटल यानी उड़ रहा है। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन किया, जॉन के। तो जॉन के से याद रखना, जाओगे मतलब किधर जाओगे, है ना, जॉन के, है ना, जॉन के किधर जाओगे, सॉरी ना। तो जॉन के जाना होगा तो किधर से जाइएगा, किससे जाइएगा, फ्लाइंग करके उड़ के जाइएगा, है कि नहीं है। तो फ्लाइंग शटल जॉन के। जिस तरह भी इससे भी बढ़िया आपको ट्रिक दिमाग में लोड होगा तो उसी तरह याद, लेकिन बस इसको रट जाइए, याद कर दीजिए, समझ जाइए दिमाग में किसी तरह, क्योंकि ये चीज़ें तो ऐसा तो नहीं है कि मैथ है मैं बता दूँ सिखा दूँ, इसको तो रटना ही ना पड़ेगा, है कि नहीं, किसी भी तरह। तो जॉन के मतलब है ना, तो किधर जाओगे, है ना, तो किससे जाओगे, फ्लाइंग मतलब उड़ के, फ्लाइंग शटल। तो जॉन के जो है उन्होंने किसका आविष्कार किया, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, जिसके द्वारा जुलाहे की बड़ी तेजी से काम करने लगे। जुलाहा मतलब क्या होता है, अरे दर्जी, है ना, सर ना, जुलाहे क्यों बोलते, दर्जी क्यों बोलते, जुलाहा कुछ बोलते, तो उसी को बुलाया था, दर्जी को बुलाया था, शायद वही कास्ट होता है ना, जुलाहा जात कास्ट दर्ज, हाँ अंसारी जुल्हा में आ गया, तो जुल्हा शायद दर्जी होता है ना, जुल्हा अंसारी तो एक ही हुआ। तो उनका काम होता है शायद इसी करना, धोबी वाला ही काम होता है, धोबी बोल रहे हैं, ये वाला कपड़ा सिलने वाला, दर्जी टेलर वाला, जुल्हे शायद हमको वही पता नहीं, जो भी हो, मतलब अब जुल्हे है, देखो तो सूत वाला काम वही ना कर रहे हैं, सूत काटने वाला काम कौन कर रहा है, जुल्हा कर रहा है, दर्जी होता है लो, शायद तुमको नहीं ध्यान होगा, है ना। तो सन 1789 ईस्वी में अब आइए, सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पेनिंग म्यूल का बनाया। तो नाम से दिख रहा है सैमुअल, बनाएगा कोची म्यूल, सैमुअल क्या बना रहा है, म्यूल, स्पेनिंग, सब के आगे स्पेनिंग लगा हुआ है, तो स्पेनिंग म्यूल। तो कौन बना रहा है, सैमुअल बना रहे हैं स्पेनिंग म्यूल, जिसमें बारीक सूत काटा जा सकता है। सन 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट क्या बना रहे हैं, पावर लूम। सुनो ध्यान से, इसको याद करने का तरीका क्या है, एडमंड मैंने याद रखो आदमी, एडमंड मतलब कि आदमी के पास ना पावर होता है ना। तो एडमंड जो कार्टराइट है ना, तो कार्टराइट, और कार्टराइट मतलब याद रखो ना, वो काटेगा, तो काटने की राइट बना होता है अधिकार, तो काटने का अधिकार जिस आदमी के है, यानी कौन आदमी है, पावरफुल आदमी है। पावर लूम का आविष्कार किसने किया, एडमंड कार्टराइट, सर ना, एडमंड कार्टराइट किसके आविष्कार कर रहा है,
पावर लूम के कब? 1785 में। याद रखिएगा ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको थोड़ा ज़्यादा देर तक आप लोग बता रहा हूँ, ठीक है। उसी समय बेनर नामक एक व्यक्ति ने कपड़ा छापने वाला यंत्र बनाया। तो कपड़ा छापने वाला यंत्र कौन बनाया? बेनर। तो बेना से कपड़ा छापेगा, कपड़ा छापने वाला मशीन बेनर यानी बेना, ठीक है। उसके बाद से टॉमस बेल ने क्या बनाया? टॉमस बेल से ही नाम रख रहा है बेलनाकार। तो इनका नाम तो ऐसे याद हो जाएगा, बेलनाकार छपाई बन रहा है। बेलनाकार मतलब होता है बेलना, खाली सिलेंडर की तरह गोल। बेलना की बेलना तो देखे क्या ना, घर तो पिटाता होगा सब, मतारी से नहीं पिटाता होगा सर बेलना से, दाल भल है कि नहीं रहे। तो बेलनाकार का छपाई का आविष्कार किसने किया? टॉमस बेल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो इस सूती कपड़ों का रंगाई छपाई में क्रांति ला दिया। तो जो टॉमस बेल था, सुनो पहले सुने सुधन का बेलनाकार जो छपाई का आविष्कार किया टॉमस बेल, उसके बाद से सूती कपड़े के वस्त्रों में क्या हुआ? क्रांति सी आ गई। इन आविष्कारों ने फलस्वरूप 1820 ईस्वी में ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग में काफ़ी वृद्धि लाया। सन 1769 में जेम्स वाट द्वारा वाष्प इंजन की महत्वपूर्ण भूमिका। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, और ये बिहार पुलिस में, बिहार एसएससी में कौन में क्वेश्चन पूछ देता है खूब। सर हाँ लिख ले, तुमको बिहार पुलिस बनना होगा तो लिख ले। जेम्स वाट जो है क्वेश्चन पूछता है, भाप इंजन या वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, सर ना। तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट, सर ना। तो वाट से वाष्प याद रखना, जेम्स वाट है और उसके बाद भी क्या है? वाष्प है। तो वाट से वाष्प याद रखना। जेम्स वाट किसका आविष्कार करेंगे? वाष्प का 1769 ईस्वी में। आगे आ जाइए, अगले पेज में आइएगा, बगल वाला में। चूंकि वस्त्र उद्योग प्रगति कोयले और लोहे के उद्योग पर ही निर्भर था। मतलब जितना भी उद्योग था शुरुआत के समय में लोहा ज़्यादा है तभी फैक्ट्री ज़्यादा लगेगा, और कोयला ज़्यादा है तभी फैक्ट्री चलेगा। तो कोई भी उद्योग डिपेंड था लोहा पर और कोयला पर। मतलब लोहे और कोयले की मात्रा जितना ज़्यादा उतना बढ़िया से वो उद्योग चलेगा, ठीक है। इसलिए अंग्रेजों ने इस उद्योग पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। ब्रिटेन में कोयला एवं लोहे की खानें थी। ब्रिटेन में क्या थी? कोयला और लोहे की खानें थी। वाष्प इंजन बनाने के बाद अपने देश के लिए निर्यात करने के लिए रेलवे इंजन तैयार होने लगा। जब भाप इंजन बन गया है ना, भाप इंजन बन गया, तो भाप इंजन से क्या हो गया? रेलवे गाड़ी बनाना शुरू कर दिया लोग। 1815 ईस्वी में हेम्फ्री डेवी के खानों में, हेम्फ्री डेवी ने खानों में काम कर, मतलब खदान जो होता है ना, नहीं होता बड़ा गुफा टाइप का रहता है, उसको खाना बोला। हमको लग रहा है खाना वाला बात कर रहा है। तो खान होता है सर ना, मैंने खदान। तो काम करने वालों के लिए सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया कौन? हेम्फ्री डेवी। याद रखना, हेम्फ्री डेवी जो थे सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किए थे। हेम्फ्री से याद रखना, हेम्फ्री जी गए खान में, खदान में घुसे तो हाँफने लगे, क्योंकि एगो तो अंधेरा दूसरा की गुफा था, ठीक है। तो हाँफते हाँफते बाहर निकले, कहे कि लोगों को सेफ्टी की जरूरत है भाई साहब। सेफ्टी मतलब क्या होता है? सुरक्षा। तो क्या किए? एगो सेफ्टी लैंप बना दिए कि सेफ्टी लैंप लीजिए और ओकरा बाद जाइएगा तो आप लोग के लिए सुरक्षित रहिएगा, लोग दिखबो करेगा बढ़िया से, है कि नहीं है। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार कौन करेगा? हेम्फ्री डेवी, सर ना। तो हेम्फ्री डेवी जो थे ना, हाँफते हाँफते जो गया नीचे, तो क्या कर दिए? सेफ्टी लैंप का आविष्कार कर दिए, ठीक है। 1815 ईस्वी में हेनरी बेसेमर ने एक शक्तिशाली भट्टी विकसित करके लोहा उद्योग को क्या कर दिया? और बढ़ा दिया था। भट्टी का आविष्कार कौन किया था? लोहा मैंने गलाने वाला भट्टी है ना, हेनरी बेसेमर, ठीक है ना। तो लोहा जो होता है ना, लोहा को भट्टी को बनाया कौन? हेनरी। मतलब लोहा भट्टी को और बड़ा बना दिया कि ज़्यादातर स्वर्ण। उसके बाद ये मशीनों एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली पर विकसित कर दिया। अब मशीन और नया नया जो फैक्ट्री वगैरह बैठेगा तो क्या होगा? दुनिया भर का फैक्ट्री बैठना शुरू हो जाएगा। फलस्वरूप उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों का जन्म हुआ। लिवरपूल में स्थित, लिवरपूल जगह का नाम है, याद रखना, वो लीवर किडनी वाला नहीं है। लिवरपूल में स्थित लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बनाया गया। यानी लिवरपूल में जगह पर एक जगह था, क्या नाम था उसका? लंकाशायर। वहाँ सूती वस्त्र का उद्योग बनाया जाएगा, ठीक है। मैनचेस्टर भी सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र बना। और आता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। मतलब कि ये जगह का नाम है, वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग बहुत तेज़ी से बढ़ा। सर इस जगह का नाम, जैसे बेतिया हो गया, बसवरिया हो गया, उसके तरह आपका उसको पटना हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, बनारस हो गया, स्वर्ण ना, है कि नहीं है। उसके बाद रिसरा हो गया, जितनी भी जगह है स्वर्ण, ये सब जगह क्या है? जगह का नाम है। उसी तरह ये मैनचेस्टर को ही जगह का नाम है ब्रिटेन का, ठीक है। 1805 ईस्वी के बाद न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बना। बड़े बड़े भेड़ों का फार्म की स्थापना की गई। रेशम उद्योग सन उद्योग का भी ब्रिटेन में विकास हुआ, ठीक है।
रेशम उद्योग तथा सन उद्योग, ठीक है, जिससे कपड़ा वगैरह धागा वगैरह बनाया जाता है। अब ये औद्योगिकरण के ब्रिटेन में सस्ते श्रम की आवश्यकता की भूमिका अग्रणी है। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बंडा बंडी प्रथा की शुरुआत हुई। तो क्वेश्चन पूछेगा बंडा बंडी की प्रथा कब शुरुआत हुई? 18वीं शताब्दी। अभी भैया बंडा बंडी प्रथा पूछ देगा तो कहिएगा ये बंडा बंडी प्रथा क्या होता है? तो जिसमें जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीद कर बड़ा सा फॉर्म बना लिया, ठीक है, फॉर्म स्थापित कर लिया और अपनी ज़मीन को, ज़मीन क्या होता है, बेच देने वाले क्या होते हैं, छोटे किसान भूमिहीन मजदूर बन गए। ये आजीविका उपार्जन के लिए काम धंधों की खोज में निकटवर्ती शहरों में चले गए। इस तरह मशीन द्वारा फैक्ट्री में काम करने के लिए असंख्य मजदूरों की कम मजदूरी पर तैयार हो जाते थे। सस्ते श्रम में उत्पादन के क्षेत्र में सहायता मिल जाता था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? बंडा बंडी मतलब क्या होता है? क्या समझ आया तुम लोग को बंडा बंडी में? बंडा बंडी प्रथा मतलब क्या समझ आया? बंडा बंडी प्रथा मतलब है जमींदार क्या करता था, लोग सब कोई से ज़मीन खरीद लेता था, तू वो दे दे, तू वो दे दे, तू वो दे दे, सब कोई दे दे। अरे सब जगह से ज़मीन खरीद कर क्या करता था, अपने ज़मीन को बड़ा कर लेता था ताकि खेती करने में उसको आसानी हो सके और एक ही जगह सब खेती कर सके, समझे ना? इसी को बंडा बंडी प्रथा कहा गया। अब उससे क्या होता था कि जो बेच देता था उसके पास ज़मीन रहा नहीं, वो हो गया भूमिहीन, मतलब भूमि नहीं रहा उसके पास। अब मजबूरी में वो क्या करेगा? कहीं फैक्ट्री में जाकर कमाएगा, यही ना करेगा। अब फैक्ट्री में कमाने वाले लोगों की संख्या हो गया ढेर। अब क्या किया, फैक्ट्री मालिक दाम कर दिया सस्ता कि कम में रहना तो रहिए नहीं तो घर जाइए, क्योंकि लोग ढेर लाइन लगे था। आ गया जी। अब लिखा है फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला कच्चा माल फैक्ट्री तक ले जाने वाले ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध थी। रेलगाड़ी शुरू होने से नदियों समुद्र के रास्ते व्यापार होने लगा। नदी पोतों द्वारा ले जाया जाने लगा माल सफलतापूर्वक तटपुर्तों अर्थात समुद्री जहाज़ों तक ले जाया जाता था। जहाज रानी उद्योग विश्व में अग्रणी देश था, ठीक है। यहाँ लिखा है जहाज रानी उद्योग में यह विश्व में अग्रणी देश था। मतलब जहाज रानी उद्योग मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े जहाज बनाने में ब्रिटेन जो था ना सबसे आगे था, ठीक है ना। सभी देशों को सामानों का आयात निर्यात मुख्यतः क्या होता था, ब्रिटेन के व्यापारिक जहाज़ों से बड़े से ही होता था, जिसका आर्थिक लाभ औद्योगिकरण की गति में तीव्र सहायता मिली। मतलब क्या था कि बड़े बड़े जहाज़ कौन बना रहा था? ब्रिटेन ही बना रहा था। और पूरी दुनिया में भी अपने जहाज़ को बेच रहा था, और बेच भी नहीं रहा था तो कम से कम सामान ढो रहा था, तो उसको किराया भाड़ा खूब बढ़िया मिल रहा था और इसका उद्योग धंधा इससे खूब और चमक गया। औद्योगिकरण की दिशा ने ब्रिटेन द्वारा स्थापित विशाल उपनिवेश में भी योगदान दिया और इस उपनिवेश ने कच्चे माल सस्ते दामों से प्राप्त करना, उत्पादित वस्तुओं को वहाँ के बाज़ारों के महंगे दामों पर बेचना ब्रिटेन के लिए आसान था। मतलब क्या है, किसी एरिया को गुलाम बना लीजिएगा तो जितना मर्जी वहाँ से जितना मर्जी वह सामान उठा सकते हैं। मतलब कच्चे माल को आप सस्ता में उठाइए, महंगा में उठाइए, वो आपकी मर्जी है। वो गुलाम थे कितना में ले लीजिएगा ज़बरदस्ती, और फिर बना के ऊपर से ज़बरदस्ती थोपिया के बेचियो देंगे, है कि नहीं है। अब ये उपनिवेशवाद जो चीज़ मैं समझा रहा था, उपनिवेशवाद मतलब क्या होता है कि गुलामी, है ना, गुलामी की भावना। मशीनों का आविष्कार था, फैक्ट्रियों की स्थापना से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हो तो चुकी थी, ठीक है। अब इन उत्पादित वस्तुओं को कहीं ना कहीं तो खपत करना था ना, बेचने के लिए। मान के चलो आपके घर में फैक्ट्री लगा लिए है और ढेर सारा सामान उत्पादन कर दिए, तो उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मार्केट की जरूरत थी ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन सोचा कि कहाँ बेचा जाए इसको, तो क्या किया, जगह जगह दुनिया भर के देश खोजना शुरू कर दिया। इसी होड़ में अब जगह खोजने लगा और जगह जगह दुनिया भर के जगह खोज के वहाँ बेचना शुरू कर दिया। तो फिर सोचने लगा कि भाई साहब जब यहाँ बेच रहे हैं तो एरिया को कब्जे कर लेते हैं, है ना, क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ जो सामान, जैसे मान के चलो आप कपड़ा बेचने आए किसी मार्केट में और मार्केट में कपड़ा बेच रहे हैं, तो पता चला ये इस मार्केट में तो 10 गो ऑलरेडी कपड़ा बेचा रहा है अलग अलग ब्रांड के, तो उस एरिया को कब्जा कर लीजिए और बाकी जितने भी 10 ब्रांड है उसको बंद करा दीजिए। तो फिर लोग खरीदेगा किसका? आप ही का। तो आपका बिजनेस चलेगा ज़बरदस्त। उसके लिए क्या चाहिए? उस एरिया को उपनिवेश बनाना पड़ेगा, उस एरिया को गुलाम बनाना पड़ेगा। तो यही भावना ब्रिटेन वाले वासियों में जगा कि या तो या क्या करते हैं कि सब, और दूसरी बात की, और जो 10 को ब्रांड वाला जो कपड़ा बना रहा था लो, एगो तो उनको बंद करा देंगे, और दूसरा ये कहाँ से कच्चा माल लेके आता था लो, वो कच्चा माल जहाँ से लेके आता था वो कच्चा माल पर कब्जा कर लेते हैं और हम ही बना के अपन ब्रांड बेचेंगे। मतलब सब हमारा हो गया, कच्चो माल भी मेरा और फैक्ट्री भी उन लोग को बंद करा दिए। अब मजबूरी में लोग हमारा खरीदेगा, मेरा हो गया बिजनेस, चमक गया, ठीक है। तो ये जो भावना हुई ना, इसको बोला गया उपनिवेशवाद की भावना, समझ ना। ये भावना किस में जागी? अंग्रेजों में जागी, ठीक है। आगे आइएगा तो देखिएगा, तो यहाँ लिखा है अंग्रेज व्यापारी एजेंट की मदद से यहाँ कारीगरों में पेशगी रकम देकर उत्पादन करवाते थे और इसलिए ये एजेंट गुमस्ता कहलाते थे। मतलब एजेंट गुमस्ता मतलब क्या हुआ? अब ये सुनो ध्यान से, क्या हुआ, होता क्या था कि अंग्रेज जो था अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एडवांस और पैसे दे देते थे लोग कि भाई काम करो, मेरा इतना सामान चाहिए, दे देना, ठीक है।
एडवांस में पैसा दे देते था लो, तो देता किसका था लो, एगो एजेंट रखा था लो, एजेंटों को दे देते लो, एजेंट से बोल देता कि हमको काम आपको फाइनल चाहिए, आप कहीं से काम करा के लेके आइए। अब एजेंट आता था, आदमी को पकड़ता था कि भाई साहब काम कर दो, ये ऐसे कर दो, तुमको पैसा देंगे, ठीक है। तो उन एजेंट को ये एजेंट क्या कहलाते थे, गुमस्ता कहलाते थे, ठीक है। गुमस्ता शिल्पकारों में सामान भी मनमाने दामों पर खरीदते थे और इनका निर्यात इंग्लैंड में करते थे। 1813 ईस्वी में के ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर्ड एक पारित हुआ जिसमें व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया और स्वतंत्र व्यापार नीति का मार्ग प्रदर्शित किया जाने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हुआ क्या, 1813 ईस्वी में, असल में 1813 से पहले भारत में जो बिजनेस कर रहा था ब्रिटेन वाला था ना, वो ब्रिटेन का मात्र एक कंपनी बिजनेस कर रहा था, समझ रहा, पूरा ब्रिटेन देश नहीं आया था, कंपनी भारत में राज कर रही थी। तो ब्रिटेन के बहुत सारा और कंपनी था, वो लोग बोलता था लो कि हम लोग भी भारत में जाना चाहते लो, हम लोग भी लूटना चाहते हैं लो भारत को, तो वो कंपनी वाला नहीं आने देता है, वो भगा देता है। तो ब्रिटेन वाला देखा कि बात तो सही है, वो कितना दिन तक लूटेगा, ढेर साल से वो यहीं पर है, 100 साल से ज़्यादा हो गया है। तो बोला कि अब जो है एक नियम पारित हुआ 1813 का, उसी का आया था 1813 का चार्टर्ड एक्ट। उस एक्ट में कहा गया कि अब जो है सिर्फ वही कंपनी जो है, जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, यही कंपनी खाली नहीं कमाएगा, अब ब्रिटेन से जो मर्जी जाना चाहेगा, आम पब्लिक भी ब्रिटेन का, भारत का नहीं, ब्रिटेन का आम पब्लिक भी चाहे तो ब्रिटेन में मतलब भारत में आके या जहाँ जहाँ उसका गुलाम देश अपन बना के रखा था लो, वहाँ जा जाके क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। इससे क्या हुआ, हर लोगों की कमाई होने लगी, समझ रहे ना। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि मुक्त व्यापार की नीति या स्वतंत्र व्यापार नीति ला दिया गया, किस साल लाया गया, 1813 का चार्टर्ड एक्ट के तहत, समझा गया ना। आ गया, ये कहानी को समझते हैं, पूरी कहानी को एक एक करके समझते हैं। अब ये सन 1850 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए एक और कदम उठाया, स्वर्णाम। अभी इनके कदम को जानते हैं क्या किए, यहाँ ये 1850 ईस्वी के बाद भारत में कारखानों की स्थापना होना शुरू हो गई। यही बेरोजगार लोगों ने गाँव में शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे, उनकी मजदूर के रूप में काम करने लगे वहाँ पर। असल है ना, एक तरफ जहाँ मशीनों का आविष्कार ने उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि कर औद्योगिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, वही कुटीर उद्योग क्या होने लगा, बंद होने के कगार पर पहुँच गया। भारतीय इतिहासकारों ने भारत में इसे क्या कहा, न्यू औद्योगिकरण की संज्ञा दी। याद रखिएगा, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, कुटीर उद्योग बंद कर शिल्पकार और कारीगर खेती करने के लिए मजबूर हो गए। अब सुनो ध्यान से, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बड़े बड़े उद्योग धंधा या सिंपल पूछा था, औद्योगिकरण की वजह से भारतीय शिल्पकारों या भारतीय कारीगरों का, है ना, उन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय शिल्पकार या छोटे छोटे कुटीर उद्योग वाले, कुटीर मतलब होता है कि कुटिया मतलब अपने घर में काम करने वाले, ऐसा काम बिजनेस जो घर में कर ले रहे हैं, ठीक है, छोटा सा उद्योग। तो कुटीर उद्योग या शिल्पकार उद्योग जो थे, उन पे क्या उसका प्रभाव पड़ा, बड़े बड़े उद्योग धंधा लगने से क्या प्रभाव पड़ा, बताइए क्या प्रभाव पड़ा, क्या होगा बताओ लो, क्या प्रभाव पड़ेगा। बड़े बड़े उद्योग धंधा लगने से इनकी मार्केट धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया, वरना पहला इनकी मार्केट बंद होने लगा, और जो था वो चल नहीं रहा था। क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि इनका सामान महंगा था, वो अपना सामान सस्ता बेचते थे, इसलिए वो सस्ता बेचते थे, क्योंकि रंगदारी से इन्हीं से सामान छीन के इन्हीं को बेच देते थे, है कि नहीं, इसीलिए सस्ता बेचते थे। और दूसरा, अपने सामान पर उनका टैक्स नहीं था, भारतीय सामान पर टैक्स लगा देते थे, सर ना, इसलिए भारतीय सामान महंगा। तो लोग भारतीय सामान खरीदना नहीं पसंद करते, लोग नहीं खरीदना इसलिए क्योंकि लोगों के पास पैसा उतने थोड़ी था, जो चीज़ सस्ता मिल जाए, और सेम चीज़ अगर सस्ता मिले, एक ही शॉट अगर सेम दुकान में जाइए, मतलब अलग अलग दुकान में जाइए, एक दुकान में 500 मिल रहा है और दूसरे दुकान में 1000 मिल रहा है, सेम शॉट सेम ब्रांड सब चीज़, तो कोई 500 बेवकूफ़ थोड़ी है कोई 1000 में खरीदेगा, 500 वाला खरीदेगा, है कि नहीं है, जाहिर सी बात है। तो सेम अंग्रेज और भारतीय का हाल यही था। अंग्रेज अब वो जो अंग्रेज 500 में क्यों बेच दे रहा है और इंडियन 1000 में क्यों बेच रहे हैं, तो अंग्रेजों पर कोनो टैक्स नहीं था, तो जितना में बनाया उसमें जितना मर्जी इतना दाम जोड़ जाकर बेच दिया। भारतीय जितना बनाया ना, तो मान के चलो भारतीय को अगर बनाने में लगता था 400 रुपया, तो 400 टैक्स देना पड़ता था अंग्रेजों को। एक मतलब कितना का हो गया उसका कपड़ा, 800 का हो गया। अब वो 800 का कपड़ा अगर 1000 में नहीं बेचेगा तो कोनो मुनाफा हुआ, कोई फायदा नहीं। तो वो तो बहुत कम मुनाफा में भी बेचता था भारतीय ना, तब उसको नुकसान जाता था। इस तरह धीरे धीरे भारतीय बिजनेस बंद होने लगा और अंग्रेजों का बिजनेस चमकने लगा, समझ गया हम। तो ये उसी को कहा गया न्यू औद्योगिकरण। मतलब न्यू औद्योगिकरण मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे जो उद्योग लोग करते थे वो बंद कर दिए और खेती करने के लिए मजबूर हो गए। तो क्या हो गया, न्यू औद्योगिकरण। देखो, औद्योगिकरण मतलब दोबारा उद्योग धंधा लगना, और न्यू औद्योगिकरण मतलब होता है उद्योग धंधा बंद हो जाना, मतलब छोटे छोटे उद्योग खत्म हो जाना। अब ये भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना,
ये भी जो दिया है भारत में फैक्ट्री की स्थापना का, ये भी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन में भारतीय क्रूड उद्योग तो बंद हो गया, लेकिन वस्त्र उद्योगों के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देसी विदेशी है ना पूंजी लगाकर खोली गई, जिसमें कारखाने उद्योगों को बढ़ावा मिला। कारखानों की स्थापना क्रमशः 1830 और 40 में न बंगाल के द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त कंपनियां खोली। तो 1830 और 40 में बंगाल में किसने 6 संयुक्त कंपनियां खोला था? किसने खोला? द्वारकानाथ टैगोर। याद रखिएगा, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां खोला गया था, ठीक है। सर्वप्रथम सूती कपड़े की नींव कब रखा गया था? 1851 में। 15 है, उल्टे पड़ रही है रे, है ना। कहाँ खोला गया? मुंबई में इसकी नींव डाली गई, जहां पारसी, गुजराती, बोहरा मुसलमान आदि जनजाति के लोग सूती धागे एवं सूती कपड़े तैयार करने के लिए आधुनिक कारखानों का निर्माण करने लगे। पारसी कावस जी नानाजी ढाबर, पारसी थे, पारसी धर्म होता है। तो कावस जी नानाजी ढाबर ने सन 1854 में पहला कारखाना निर्मित किया। तभी से इस उद्योग का इतिहास भारत में शुरू हुआ। तो पहला उद्योग किसने लगाया? कावस जी नानाजी ढाबर ने। खाली कावस जी को एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो 1854 में सबसे पहले उद्योग किसने लगाया? कपड़ा का उद्योग, कपड़ा मिल मतलब किसने लगाया? कावस जी लगाया 1854 में। अब जी 1854 से लेकर 1880 तक 30 कारखाने का निर्माण हो चुका था। 13 पारसियों द्वारा जो इसमें बनाया गया था। 1869 में क्या हुआ कि स्वेज नहर खुली। अब ये स्वेज नहर कहाँ है? स्वेज नहर है ना, स्वेज नहर कहाँ है कि स्वेज नहर एक्चुअली में देखेंगे तो स्वेज नहर है यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, या एशिया और अफ्रीका के बीच में हो जाएगा। एशिया और अफ्रीका जब बताते हैं, है ना, जब ऊपर मैप में देखिएगा, आप लोगों को वहाँ मैप दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऊपर मैप में देखिएगा तो ये वाला जो बड़ा वाला है ऊपर वाला, वो क्या है ना, वो है एशिया। समझ ना, हम लोग यहाँ भारत मान के चलो हो गया, ठीक है। ये जो जगह है ना, ये है स्वेज नहर वाला जगह, समझेगा। वहाँ देखोगे तो उसमें जो सऊदी अरब दिख रहा है, ऐसे सऊदी अरब जो दिख रहा है, सऊदी अरब के है ना, इसके बगल से एक रास्ता गया, इसको बोलते हैं स्वेज नहर, समझ ना। और इससे गुजर के चल जाते थे लोग इंग्लैंड में। पहले क्या था ना, पहले के लोग नीचे से होकर आते थे, तो पहले काफ़ी दूरी होता था। जब स्वेज नहर खुल गया ना, तो क्या हो गया, और बिजनेस तेजी से बढ़ गया। सिर्फ इतना याद रखो, स्वेज नहर कब खुला? 1800 कब खुला रे? 1869 में। 59 लिखा रहे, 6969। उसके बाद आइए 1880 से 95 के बीच में सूती मिलों की 39 हो गई थी संख्या। तो 1854 से 80 तक 30 हो गया था, और 95 तक कितना हो गया? 39 हो गया। कितना हो गया रे? इससे मैनचेस्टर में कपड़ा उद्योगों को चिंता में डाल दिया। इससे क्या हुआ ना, भारत में जितने ज़्यादा कपड़ा उद्योग लग रहे थे ना, उससे जो मैनचेस्टर जो था इंग्लैंड के मैनचेस्टर जगह क्या था, वहाँ पर कपड़े का उद्योग लगा था, उनकी हालत ख़राब होने लगी। क्यों? क्योंकि भारत में लग गया फैक्ट्री बेसी। अब भारतीय कपड़ा खूब अंधाधुन बेचने लगा भारत में। अब उनका कपड़ा को पसंद नहीं करता था लोग, है कि नहीं है। तो उनका क्या हो गया, टेंशन बढ़ गया। इस समय सस्ता मशीनें आयात करके भारत में सूती वस्त्र उद्योगों को बहुत बढ़ावा दिया। 95 से 14 तक सूती मिलों की संख्या कितनी हो गई? 114। सुनो, बार दिया है, इसमें से वो एग्जाम में क्वेश्चन छपकने की संभावना लग रहा है, क्योंकि बार ही थतराई कर रहा है। कह रहा है 1854 से 80 तक 30 को कारखाना लगा। फिर 1880 से 95 तक कितना को लग गया? 39 को लग गया। फिर 1900, उसके बाद 1895 के बाद देखेंगे तो 1914 तक कितना को लग गया? 144 को लग गया। क्वेश्चन खाली यही पूछ दे कि 1914 तक सूती मिलों की संख्या कितनी थी? 114 को। 1995 144 को, सॉरी, वही 1895 तक कितना को लग गया था? 95 तक 39 को। आगे आ जाओ, यहाँ देखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में। ये एग्जाम में क्वेश्चन, ये शायद बीपीएससी एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, समझ रहे ना। बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, ये ऊपर वाला क्वेश्चन। सन 1917 में कलकत्ता में देसी जूट के मिल है ना, एक मारवाड़ी व्यवसायी कौन लगाया था? हुकुमचंद्र ने स्थापित किया। क्वेश्चन पूछा था, है ना, सन 1917 में पहली जूट के मिल किसने लगाया? ऑप्शन में दिया था सेठ हुकुमचंद्र, इन्हीं के नाम था, सेठ हुकुमचंद्र, पूरा नाम सेठ हुकुमचंद्र, ठीक है। तो मारवाड़ी व्यापारी थे। अब उसके बाद क्या है, 1918 में पहल पर एक लिमिटेड कंपनी के रूप में बिड़ला ब्रदर्स की स्थापना की। तो लिमिटेड यानी प्राइवेट कंपनी कौन खुला? बिड़ला ब्रदर्स। सन 1919 ईस्वी में बिड़ला जूट कंपनी। 1920 में ग्वालियर में क्या हुआ, है ना, सियाजी राव सूती कारखाना खुला था। सियाजी राव कहाँ खुला? एक तो ग्वालियर में, दूसरा कब खुला? 1920 में। उसके बाद लिखा है घनश्याम दास। देखो, इस पॉइंट से क्वेश्चन बनने की संभावना है। घनश्याम दास बिड़ला ने अंग्रेजी कंपनियों ने से अनेक चालू कारखाने खरीदकर अपने व्यापार को बढ़ावा किया। मतलब घनश्याम दास जो थे ना, वो अंग्रेजी से कंपनी खरीद लिए कि अपने कंपनी बेचेगा, दीजिए हमको,
इतना पैसा था, बताइए घनश्याम दास के पास है। जैसे एडविन एक अंग्रेज था, क्या नाम था उसका, एडविल से केशव राव कॉटन मिल और मार्टिन से चीनी कारखाने खरीद लिए। ले केशव राव जो कॉटन मिल था, कॉटन मतलब कपड़ा का, कॉटन मतलब सूती कपड़े का मिल किससे खरीद लिए, एडविल से, कि एडविल आओ इन्हें दे दो। और मार्टिन से क्या कर दिए, चीनी खरीद लिए। चीनी मतलब चीनी के कारखाना कर लिए, चीनी खाए वाला ना। आ गया जी जमशेद जी टाटा को दीजिए। ये टाटा जो है इनके अभी भी, रतन टाटा जो टाटा कंपनी के मालिक है वो अभी भी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रतन जो टाटा कंपनी जो है ना, अपने कमाई का 90% पैसा दान कर देता है लोग। अब बहुत ज़्यादा कमाता है, इतना ज़्यादा कमाता है कि इनकी पैसा मत समझे कि इतना ज़्यादा है, सिर्फ ये अकेले इस आदमी के पास इतना ज़्यादा पैसा है जितना पूरे पाकिस्तान में, पूरे देश में पैसा है। पाकिस्तान का पूरे देश का पैसा इनके पास अकेले पैसा उतना बराबर है, थोड़ा इतना ज़्यादा पैसा है, समझे ना। तो सन 1907 में क्या हो रहा है भैया, जमशेद जी टाटा ने बिहार के साक्षी, एक्चुअली में बिहार नहीं, अब हो गया वो झारखंड, तो झारखंड के साक्षी नंबर के स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना की है। टिस्को की स्थापना किसने किया, जमशेद जी टाटा ने। स्मरण ना कहाँ कर रहे, साकची नामक स्थान में। रिसरा में तो वो था रे जूट मिलता ना, रिसरा में क्या था, अरे यहाँ भी उसके बाद जी यहाँ पर 1910 ईस्वी में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की भी स्थापना कर रही है। उसके बाद 1955 में भिलाई, राउरकेला, दुर्गपुर इस्पात कारखाने खोलने की सहमति, रूस, जर्मनी आदि ब्रिटेन से समझौता करके खोलने जाने लगा। 7 गो अभी तक भारत में कितने स्टील प्लांट है, 7। इस 7 का नाम दिया है इंडियन आयर एंड स्टील कंपनी हीरापुर, एगो जमशेदपुर में, विश्वरैया वाला कर्नाटक में, राउरकेला कहाँ है तो उड़ीसा में है, ठीक है। भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, बोकारो तो झारखंड में हो जाएगा, ठीक है। नाम नहीं लिखा है जगह का, मैं अपने से बता रहा हूँ। तो कहाँ लिखा है पगलेटिया, भिलाई कहाँ लिखा है छत्तीसगढ़, दुर्गापुर कहाँ लिखा है पश्चिम बंगाल, कहाँ लिखा है, हाँ बोकारा कहाँ लिखा है झारखंड, तो बता रहा हूँ, इसको याद कर लेना सब। भारत में कोयला उद्योग आरंभ कब हुआ, 1814 में, जब रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयले की खुदाई का काम शुरू हुआ। तो कोयले का पूछे कब आरंभ हुआ भैया, 1814 में। अब 1853 के बाद क्या हुआ भैया, 1853 के बाद इसका विकास जो है मैंने कंटिन्यू रहा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो 1868 में जहां 5 टन उत्पादन 5 टन था, वहां 1950 से बढ़ के 3.23 करोड़ टन हो गया, यानी 5 लाख टन से 1950 में, नहीं आज़ादी के बाद लगभग 3.23 करोड़ टन हो गया, ठीक है। तत्कालीन बिहार में इसका उद्योगों का मुख्य केंद्र था। बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन हो गया, स्वर ना। तो तत्कालीन बिहार का मतलब क्या रहा, उस समय झारखंड और बिहार एक ही में था, स्वर ना, इसीलिए बिहार वर्ड दिया, नहीं तो एक्चुअली में कहाँ था ये, झारखंड में, अभी भी है झारखंड में, ठीक है। कोयला झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सन 1850 और 66 के पश्चात भारत में बगीचा उद्योग अर्थात नील, चाय, कॉफ़ी, रबड़, पटसन आदि क्या हुआ, उसका आरंभ हुआ ना जी। स्वर्ण कब हुआ, 1850-60 में। तो पूछेगा बागान उद्योगों का स्थापना कब से भारत में शुरू हो गया, 1850-60 में। आ गया जी। 1916 में सरकार ने औद्योगिक आयोग का नियुक्ति किया ताकि भारतीय उद्योग और व्यापारिक वित्त संपत्तियों में संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्र का पता लगा सके जिसे सरकार सहायता दे सके। 1921 ईस्वी में सरकार ने एक राजस्व आयोग नियुक्त किया। क्वेश्चन पूछेगा, राजस्व आयोग की नियुक्ति कब हुई, 1921 में नियुक्त किया। उस वर्ष इसके प्रधान कौन थे, इब्राहिम रहमतुल्लाह। और ये क्वेश्चन को दम कर लो, VBI आ गया एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ गया, VBI नहीं करना सर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आएगा भारी इंपॉर्टेंट, भारी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन पूछेगा 1921 में सरकार ने राजस्व आयोग को जो नियुक्त किया था उसका प्रधान कौन था, श्री इब्राहिम रहमतुल्लाह बनाए गए थे। या क्वेश्चन पूछे, हाँ अरे तो श्री दिया तो क्या हो गया, उसे क्या मतलब होता है, हद हाल है। मियाँ जी तो श्री दे दिया तो उसे क्या दिक्कत, तो छोड़ो ना, उसे का मतलब है ना, उतना कुछ दिख रही है ना, सम्मान के लिए लगाया जाता है श्री, ठीक है ना। तो 1921 ईस्वी में सरकार ने एक राजस्व आयोग का गठन किया। तो 1921 में क्या कह रहे हैं, राजस्व आयोग का गठन किया रहा है, ठीक है। उसका प्रधान कौन बन रहे हैं, श्री इब्राहिम रहमतुल्लाह को बनाया गया, ठीक है। इसके बाद 1924 ईस्वी में टीन उद्योग बना, कागज उद्योग बना, केमिकल उद्योग बना, चीनी उद्योग बना आदि स्थापना हुई। 1930 ईस्वी के दशक में सीमेंट और शीशा उद्योग की स्थापना हो रही है। तो टीन, कागज, केमिकल, चीनी ये सब 24 में, और 30 में सीमेंट और शीशा उद्योग लग जा रहा है। 21 वाला याद रखना साहब, जो राजस्व आयोग बन रहा है ना, उसके प्रधान कौन है, फिर से बताइए,
अरे देखो श्री छोड़ देना सब, बता इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तुम लोग बार बार श्री बोल रहे हो ना, एग्जाम में नहीं श्री आएगा तो केवल जय श्री से शुरू था वो। नामो याद रखो, श्री पर ज़्यादा ध्यान नहीं दो, वो तो मान के चलो कि वो तो सम्मान देने के लिए किसी का आगे श्री लगा दिया जाता है, ठीक है, श्री श्रीमती, ठीक है। तो इब्राहिम तो सम्मान तो भी लगा रही है ना, तो एग्जामों में तुम्हारे साथ सम्मान हो जाएगा, समझ ना। हाँ चलो, रहमतुल्लाह को याद रखिए, आगे चलिए। सन 1850 से 1914 के उद्योगों की यह विशेषता कि इस काल के निर्यात किए जाने वाले ऐसे मालों का उत्पादन हुआ जो राष्ट्र के लिए लाभदायक था, जैसे कि क्या रे, पटसन और पटसन मैंने क्या होता है, पटसन मैंने क्या होता है, लड़की सब सलवार सूट बनती है पटसन से, नहीं पटसन करें, हाँ अरे चट्टी का बोरा होता है, देखो उप जानते उसका सलवार समीज बनता है। एक दिखा रहा था, क्या बोलते हैं, मोबाइल पर यूट्यूब पर देख रहे थे, चट्टी का मजाक नहीं, चट्टी का जीन्स बेचा रहा है, रियली में बेचा रहा है, मॉल में बहुत महंगा, 5000 का। बताओ दुनिया कहाँ चल गया चट्टी के, 12 रुपये में चट्टी की बर्फ मिल जाता है, कैंची से काट के बन जाएगा, सुई से देखिए 8 रुपये में करता है, 12 में, बताइए 12 रुपये में बन जाएगा, वो 5000 मिल रहा था मॉल में, ठीक है। चट्टी का कपड़ा दिखाने, कब कब दिखाएंगे तुम लोग, याद दिलाना सब, क्लास ऊपर देखेंगे। हाँ आता है, सही में बेचाता है रे पगली। आगे चलो, दुनिया देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आगे इसके बाद मॉल की उत्पादकता हुआ विदेशी प्रतिद्वंदता ज़्यादा रही थी, जैसे कि मोटा कपड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का लाभ हुआ और देशी उत्पादित वस्तुओं का देश के अंदर बाहरी मंडी में प्राप्त हुआ। युद्ध के ठेके मिले, कच्चे माल पहले के कम दाम पर उपलब्ध हुआ था, वो उत्पादित माल में ऊंचे दाम प्राप्त हुए। मतलब क्या हो ना, प्रथम विश्व युद्ध से भारतीय जितने उद्योग धंधे थे उनको फायदा हो गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या कि ब्रिटेन वगैरह ये सब लड़ रहा था, उन लोगों को फुर्सत नहीं था अपना फैक्ट्री चलाए, ठीक है। अब भारत तो आधुनिक फैक्ट्री चला रहा था, तब मान के चलो कि लोग तो युद्ध हो रहा है 1914 से 1918, 4 साल युद्ध हो रहा था, 4 साल लोग खाना पीना कपड़ा पहनना थोड़ा बंद कर देगा, तो कपड़ा तो कहीं ना कहीं से खरीदेगा। तो भारतीय कपड़ा उभरा, पकड़ लिया रफ्तार, अनाधुन बेचने लगा, तो भारतीय बिजनेसमैन को हो गया फायदा, ठीक है। उसके बाद आइए 1930 और 33 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी भारतीय उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद 1930 और 33 के समय पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी छा गया था, इसको अरे वही 29 और 33 पगली, अरे बातों को भावनाओं को समझो, लिखा तो है, देख तो रही है, फिर बार बार उसको टोक रही है, ले एक से कैसे, अरे थोड़ा बहुत इधर उधर आदि बोल देते हो, होशियार है, यही बता रही ना, ठीक है रे, चल रहा होशियार है नहीं, थोड़ी ना समझ आ रहा है, वो होशियार है, तुम उसको डिस्टर्ब, चलो चुप जा रहा हो, होशियार है नहीं वो। 29 और 33 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारतीय उद्योगों पर गहरा पड़ा। शांत रहिए लो, एग्जाम के समय आप लोगों को देखा जाए कौन होशियार है कौन बकलूल है, ठीक है। 1929 और 33 के बीच में क्या हुआ, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी पड़ गई थी, तो भारत में भी उसका प्रभाव पड़ा है कि नहीं है। भारत में क्या पड़ा, उसका प्रभाव पड़ा। भारत में प्राथमिक सामग्री के लिए आत्मनिर्भरता, जिसका मूल्य घटकर आधा हो गया है ना, निर्यात किए जाने वाले सामानों का मूल्य घट गया। इस तरह उद्योगों पर निर्भरता जनता के दिनों दिन क्षति होने लगी, समझा गया हम, यानी जो उद्योग धंधा से रिलेटेड थे उनका हालत खराब होने लगी। जैसे मान के चलो कोरोना काल आया तो सरकारी लोग का तब मजा था, बटल पैसा कचर रहा था, या मान के चलो भले काम कर रहा था, लेकिन कम से कम प्राइवेट लोग वाला का तो कामों तो नहीं करने दे रहा था सरकार, है कि नहीं है, और ना लोगों खुद जा रहा था, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ था जो प्राइवेट लोग दुकान दौरा काम धाम अपना कर रहा था, कम मुश्किल के सामना करना पड़ा था, है कि नहीं है। अभी सरकारी लोग आराम से बैठ के खा रहा था, है कि नहीं है। तो वही हाल हुआ था जब विश्व आर्थिक मंदी पड़ा, तो क्या हुआ कि पूरी दुनिया का हालत खराब, तो उसके साथ भारत की भी हालत खराब हुआ, खासकर उन लोगों का हालत ज़्यादा खराब हुआ जो बिजनेसमैन थे, ठीक है, जो उद्योग धंधा से जुड़े हुए थे। आगे आइए, उसके बाद आइएगा तो अब नीचे आएंगे तो देखेंगे तो लिखा हुआ 1895 में क्या हो रहा है, 1895 नेशनल बैंक की, पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हो रहा है ना। किस बैंक की स्थापना हो रहा है, पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हो रहा है। 1906 ईस्वी में कौन से बैंक की स्थापना हो रहा है, 1906 ईस्वी में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो रहा है, ठीक है। 1906 में किस बैंक की स्थापना हो रही है, उसके बाद क्या लिखा है, 1907 में कौन सी बैंक की स्थापना हो रही है, इंडियन बैंक की स्थापना हो रही है। 1911 में सेंट्रल बैंक की स्थापना हो रही है। 1913 में कौन सा,
अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने किया तो क्या बताइएगा? एक बार बताए थे, जब बता रहे थे लाला लाजपत राय के बारे में, तब बोले थे कि लाला लाजपत राय जो यही हैं, उनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है, यही पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की है। जब लाला लाजपत राय के पीछे पढ़ा रहे थे तो जो भारत के राष्ट्रवाद में, ठीक है, तो लाला लाजपत राय जो थे किस बैंक की स्थापना किए थे? यही पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी, ठीक है। लाजपत राय, लाज रख लिए थे बैंक की स्थापना करके, ठीक है। उसके बाद 1913 में बैंक ऑफ मैसूर वगैरह ये सब खुला है, ठीक है। अरे लाला लाजपत राय कितना लाला लाला कर रहा है बोल रहे, अदीब है तो चल आगे। औद्योगिकरण का परिणाम क्या हुआ? मतलब उद्योग धंधा से क्या परिणाम हुआ? तो नगरों का विकास हुआ क्या? जहाँ उद्योग धंधा फैक्ट्री लगा था वहाँ का एरिया जो है कि मतलब डेवलप होने लगा, ठीक है। कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, छोटे छोटे उद्योग खत्म हो गया, साम्राज्यवाद का विकास हुआ। साम्राज्यवाद मतलब क्या होता है? अपना एरिया को बढ़ाना, ठीक है। तो ब्रिटेन वाला क्या करता? अपना एरिया विस्तार करने लगा। समाज के वर्ग में विभाजन और बुर्जुआ वर्ग का उदय। अब ये बुर्जुआ वर्ग क्या होगा बताऊंगा आगे, उसमें आएगा, ठीक है। फैक्ट्री मजदूर का वर्ग का जन्म हुआ और स्लम पत्ती की शुरुआत हुई। स्लम पत्ती भी आगे आएगा, इसी में आएगा, जस्ट आएगा, एक एक करके सबके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। बुर्जुआ वर्ग और है ना, और स्लम पत्ती, ठीक है। अब यहाँ देखो नीचे में लिखा हुआ, अतः समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ, पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग। यानी बुर्जुआ वर्ग का मतलब क्या होता है? मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग मतलब होता है जो जिसके पास ढेर पैसा धन दौलत है, और है ना बुर्जुआ वर्ग किसको बोला जाएगा? जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो ना कस के धनिक थे ना कस के गरीब थे, ठीक है। और तीसरा कौन थे? मजदूर वर्ग थे। ये 3 वर्ग औद्योगिकरण की वजह से ये क्या हुआ? 3 वर्ग बना, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछे क्वेश्चन औद्योगिकरण की वजह से कौन कौन वर्ग बने? तो ये 3 वर्ग बने, ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद आइएगा तो लास्ट में देखिएगा, तो अंग्रेजों की औपनिवेशिक और शोषण नीति के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई कौन वर्ग? बुर्जुआ वर्ग। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा वर्ग जो था अंग्रेजों की नीति के खिलाफ आवाज उठाया था? बुर्जुआ वर्ग यानी मध्यम वर्ग, ठीक है। आगे जी, औद्योगिकरण ने एक नए तरह से मजदूरों को जन्म दिया। यद्यपि भारत में मजदूरों की 1850 में पहले चाय, कॉफी, रबड़ आदि बागानों में काम करते थे, लेकिन जब भारत विभिन्न उद्योगों में क्या होता है ना, उद्योगों में लगे फैक्ट्री मजदूरों का वर्ग का जन्म हुआ, तो इसका जीवन स्तर काफ़ी निम्न था और इनकी शोषण उद्योगपतियों द्वारा खूब किया जाता था। मतलब जबरदस्ती इनसे काम कराया जाता था, ठीक है। औद्योगिकरण ने एक स्लम पत्ती की शुरुआत की। जो स्लम पत्ती बोले हैं, मजदूर शहर छोटे छोटे घरों में किसी तरह अपनी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, रहने के लिए बाध्य थे। आगे चलकर उत्पादन से उचित विवरण के लिए आंदोलन करना शुरू करते, चूंकि उद्योगपतियों का बुरी तरह से शोषण हो रहा था, इसीलिए उन्होंने अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिए। मतलब स्लम पत्ती मतलब क्या था ना, देखो स्लम पत्ती मतलब झोपड़पट्टी, सिंपल समझो। तो उद्योग धंधा जहाँ लगा था ना, वहाँ बगल में लोग मजदूर सब अपने अपने छोटे छोटे घर बना के रहने लगे, उसी का बोला गया स्लम पत्ती कहा गया, ठीक है ना। स्लम उस एरिया कहा गया। और वही मजदूरों की आजीविका, मजदूरों का मतलब जीवन किस तरह था, मजदूर क्या खा पा रहे थे, किस तरह जी रहे थे। तो इनके जीवन तो बहुत खतरनाक था, पहले ही से मालूम है। 16 से 18 घंटे तक काम करना तो पड़ता था, बच्चा हो या औरत हो, ठीक है। बच्चा औरत को कितने घंटे काम करना पड़ता था? 16 से 18 घंटे काम। समझो कितना खतरनाक काम पड़ना था, ठीक है। इंग्लैंड में एक कानून जो है मालिकों के पक्ष में था। मतलब जितना कानून बना था सब मालिक के लिए बना हुआ था, क्योंकि मालिक घूस देता था, ठीक है। मजदूरों की क्या थी? लाचारी थी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उन लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। आगे जी, अतः लास्ट में क्या हुआ? इन मजदूरों ने बेरोजगारी और कारीगरी ने झुंड बनाकर घूमना शुरू कर दिया और मशीनों को तोड़ने लगे, है ना। उसके बाद क्या हुआ? महिलाओं ने भी इन मशीनों पर प्रहार किया। मतलब महिलाओं के जीवन इतना खराब था, तो लास्ट में क्या किए? मजबूरी बस क्या किए लोग ना, आवाज़ उठाना शुरू कर दी। किसके खिलाफ? मिल मालिकों का आवाज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करें। अब आइए, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका में इस तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया कि इनके पास से पदार्थ खरीदने के लिए भी धन नहीं थे, पैसा नहीं थे। मजदूरों का आंदोलन शुरू हुआ। तब क्या हुआ? उस स्थिति में मजदूर का आंदोलन शुरू कर दिए। मजदूरों की हालत इतनी ख़राब थी जिसकी वजह से वो अपने मालिकों का ही खिलाफ बोलना शुरू कर दिए, और इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था कि कोई सामान नहीं खरीद सकते थे, समझे ना। सन 1830 और 48 के बीच में मजदूरों ने संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लंदन में आंदोलन किया। 1832 ईस्वी में सुधार अधिनियम पारित हुआ। तो 1832 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ? सुधार। क्वेश्चन पूछेगा मजदूरों के लिए कि कौन सा अधिनियम पारित हुआ? तो सुधार अधिनियम पारित हुआ, ठीक है। लिखे, इससे मजदूरों को कोई फायदा हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है सर ना, कोई फायदा इनको नहीं हुआ। उसके बाद से अतः लंदन श्रमिक संघ, यानी कि नया संघ बन रहा है, क्या नाम है? लंदन श्रमिक संघ, ठीक है, यानी कि लंदन वर्किंग मेंस एसोसिएशन, ठीक है। नेतृत्व ने सर 1838 ईस्वी में मजदूरों के लिए चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की। तो पूछेगा लंदन श्रमिक संघ ने कौन से आंदोलन शुरू किया? तो मजदूरों के लिए चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। आगे जी, 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में स्त्री और पुरुषों को वयस्क थे उन्होंने मताधिकार का प्रदान हुआ। क्वेश्चन पूछेगा इंग्लैंड में सभी पुरुष, स्त्री, महिला जो भी थी, जो बड़े थे, वयस्क थे, है ना, जो बड़े थे स्वर्ण, उनको वोट देने क्या हुआ? अधिकार मिल गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि महिलाओं को इंग्लैंड में कब वोट देने का अधिकार मिला? 1918 से, ठीक है। अब ये भारत में 1950 में भारत का
है ना। भारत में 1850 के बाद का काल, 1850 के बाद क्या काल हुआ भारत में की स्थिति लंबी गुजरी, ठीक है। प्रारंभिक श्रमिकों का वर्ग आरंभिक काल है। भारत में उद्योगों की स्थिति, मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। आगे चलकर भारतीय श्रमिक वर्ग मजदूर कम और लंबे कार्य के घंटे, मिलों, अस्वस्थ वातावरण, बच्चों के लिए काम लेना तथा महिलाओं के न्यूनतम मजदूरी देना, मतलब ढेर सारी क्या थी, प्रॉब्लम थी। समझा क्या? नीचे ये तो लिखा हुआ है 1881 ईस्वी में क्या बन रहा है, पहली फैक्ट्री एक्ट पारित हुई। तो क्वेश्चन बनेगा पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, 1800 कब रे, 81 में। आ गया जी। उसमें क्या फिक्स किया गया, तो पूछेगा 1881 ईस्वी के पहली फैक्ट्री एक्ट में किन किन बातों पर चर्चा की गई थी। तो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने नहीं देना है, प्रतिबंध लगा दिया गया। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम का घंटा तय कर देना, और साथ ही साथ महिलाओं को भी काम का घंटा को तय कर देना, मतलब दिन भर उनसे काम नहीं करवाना, ठीक है। अब पहले बताओ 12 से 16 घंटा काम करना पड़ता था, बताओ 16 घंटा से, बताइए। उसके बाद ये फिर भी मजदूर क्या थे, असंतोष थे, और 1882 और 1890 के बीच में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में 25 हड़तालों की दर्ज की गई। मतलब 1882 से लेकर 1890 तक 25 गो हड़ताल किए मजदूर, है ना। क्योंकि अभी भी जो 1881 का जो फैक्ट्री एक्ट आया था उससे भी लोग क्या थे, खुश नहीं थे मजदूर, ठीक है। धीरे धीरे मजदूरों का एक संगठन बनने लगा। 31 मार्च 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी AITUC की स्थापना हो रही है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, VBI क्वेश्चन है, इसको भी VBI कर लीजिएगा। 31 मार्च बार बार बोल रही है, 31 अक्टूबर 1920 को किसकी स्थापना हो रही है, 31 अक्टूबर 1920 को AITUC की स्थापना हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। AITUC की स्थापना कब हो रही है, 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हो रही है, याद रखिएगा, ठीक है। समझा गया ना। उसका 1920 ईस्वी में भी ILO की स्थापना हो रही है। तो यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई, 1920 में। और 31 अक्टूबर 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी AITUC की स्थापना 31 अक्टूबर 1920, ठीक है। समझा गया। आगे आ जाइए, आगे समझते। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ, 1926 में। मजदूर संघ अधिनियम तो मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ, 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा। आगे आ जाइए यहाँ पे 1926 ईस्वी में क्या हो गया, मजदूर संघ की स्थापना हो रही है। कौन सा, मजदूर संघ अधिनियम 1926 में। ILO की स्थापना 1920 में। अखिल भारतीय ये जो भारतीय ट्रेड यूनियन जो था वो कब, 31 अक्टूबर 1920 में, याद रखना। उसके बाद 1929 में जो आर्थिक मंदी आया था उसके कारण देश में बहुत ज़्यादा हड़ताल हो गया था, हालत ख़राब हो गई थी। नीचे ये तो 1942 में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब पीछे पढ़ा चुके हैं, भारतीय राष्ट्रीय जो इसका पिछला जो चैप्टर था, चौथा चैप्टर। आगे आ जाइए। अरे ठीक है यार, रुको ना यार, इसको ख़त्म तो करने दो। आगे आ जाओ, नीचे इधर आ जाओ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो 1948 में क्या हुआ, न्यूनतम मजदूरी कानून बना। तो क्वेश्चन पूछेगा न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना, 1948 में। उसके बाद लिखा है प्रथम पंचवर्षीय योजना ने महत्वपूर्ण स्थान दिया, और इस योजनाओं ने यहाँ तक कहा कि न्यूनतम मजदूरी ऐसी होनी चाहिए जिससे केवल मजदूरों का अपनी गुजारा ही ना हो सके बल्कि उनके कुछ और अधिक हो सके, ताकि वो अपनी कुशलता को भी बनाए रखे। तीसरी योजना में मजदूर बोर्ड स्थापित किया गया और बोनस देने के लिए बोनस आयोग का भी नियुक्ति किया गया। तो याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को फिक्स किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा किस पंचवर्षीय योजना में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को जो है फिक्स किया गया, और ये बात को कहा गया कि उनकी न्यूनतम मजदूरी से भी अधिक पैसा दिया जाना चाहिए, ठीक है। समझे ना, मतलब इतना न्यूनतम मजदूरी मिले ताकि वो अपना जीवन यापन भी कर सके और कुछ पैसा भी बचा सके, ठीक है। और तीसरे पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, तीसरे पंचवर्षीय योजना में मजदूरी क्या बना गया, मजदूरी बोर्ड की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछ देगा मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तीसरे पंचवर्षीय योजना में। मजदूरों की स्थिति सुधार हेतु 1962 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किया। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1962, फिर से आइए ऊपर से आइए। 48 में कच्ची की स्थापना हो रही है, न्यूनतम मजदूरी कानून, ठीक है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा जा रहा है कि उनकी मजदूरी इतना मिले ताकि वो अपना जीवन अच्छे से बिता सके। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हो जा रहा है, मजदूरी बोर्ड की स्थापना। तीसरे पंचवर्षीय योजना में मजदूरी बोर्ड की स्थापना। 1962 में क्या हो रहा है कि श्रम आयोग की स्थापना, ठीक है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना। समझा गया हम। आगे आ जाइए, कुटीर उद्योग का महत्व एवं उसकी उपयोगिता। कुटीर उद्योग मतलब क्या हुआ, बोले कि अभी छोटा स्तर पर उद्योग, उसी में बोलेंगे कुटीर उद्योग। तो इनका महत्व, इनकी विशेषता क्या है, ठीक है, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ पर देखिए अगला पेज में, पेज नंबर कितना हो जाएगा ये, मतलब एक पेज छोड़कर आगे आ जाओ। हाँ, कुटीर उद्योग के बाद अगला पेज पे आ जाओ, है ना।
कुटीर उद्योग के बाद सामाजिक, आर्थिक और हम तटस्थ संबंधी मुद्दों पर समाधान उन्हें उद्योगों से होगा। अब आ जाइए यहाँ लिखो, यहाँ देखो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ देखो, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली विकास ने पूरे भारतीय निर्मित वस्तुओं का विश्वव्यापी बाजार था। मतलब पहले बड़े बड़े उद्योग धंधा नहीं थे, तो उस समय विश्व स्तर पर किसका व्यापार था? भारत में जो था कुटीर उद्योग का ही बोलबाला था। भारतीय में मलमल, छीट, सूती कपड़े का मांग पूरे विश्व में था। भारत उद्योगों का न केवल बढ़ स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी माल उपलब्ध कराते थे, बल्कि निर्मित वस्तुओं का भी निर्यात करते थे। भारत निर्यात मुख्य वस्तुओं का रुई, सिल्क, छीट, रंगारंग के बर्तन तथा ऊनी कपड़े शामिल थे। मतलब भारत जो निर्यात, क्वेश्चन यही से पूछेगा, भारत निर्यात क्या चीज़ करता था? रुई का, सिल्क का, छीट का, रंगारंग बर्तन और ऊनी कपड़ों का निर्यात करता था। आगे आइए, ब्रिटेन के उच्च वर्ग के लोग भारत के हाथों से बनी वस्तुओं को ज़्यादा तरजीह देते थे, मतलब पसंद ज़्यादा करते थे ब्रिटेन वाला, ठीक है, समझ रहे ना। उसके बाद देखिएगा तो कपड़े, तसर, सिल्क, बनारसी, बलूचेरी की साड़ियाँ, बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियाँ, मद्रास की प्रसिद्ध लुंगिया की मांग ब्रिटेन में ज़्यादा थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लुंगी कहाँ की प्रसिद्ध थी? लुंगी कहाँ की प्रसिद्ध थी? लुंगी कहाँ की प्रसिद्ध थी? मद्रास की प्रसिद्ध थी, ठीक है। उसके बाद से उसके बाद देखेंगे, आगे आइएगा तो नीचे लिखेगा, अंग्रेजों के साथ राजनीतिक संबंध कायम रहे और औद्योगिकरण के कारण भारत का कुटीर उद्योग, हस्त उद्योग क्या हुआ? धीरे धीरे पतन हो गया। चूंकि ब्रिटिश सरकार की नीति ने भारतीय विदेशी निर्मित वस्तुओं का आयात और भारतीय कच्चे माल पर क्या किया? प्रोत्साहन देना, इसलिए ग्रामीण उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया। भारतीय फिर राष्ट्रीय आंदोलन में, विशेषकर स्वदेशी आंदोलन के समय पर खादी वस्त्रों के मांग कुटीर उद्योगों में बढ़ावा दिया। मतलब क्या आ रहा है? कह रहा है कि वही चीज़ जो शुरू से पढ़ते आए लोग, तो मतलब कहने का मतलब क्या कर रहा है? कह रहा है क्या कि जितने भी बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे तो भारतीय उद्योग को बीच में क्या हुआ? नुकसान हुआ। फिर जब वो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? जब बताए थे बंगाल का विभाजन किया था लो, बंगाल को बांटने की कोशिश किया था लो, तो उसके खिलाफ पर बंगाल के लोग हल्ला किया लो, आंदोलन चलाए लो, स्वदेशी आंदोलन, जिसमें भारतीय लोग क्या किए? अंग्रेजों का कपड़ा, सामान सबका बहिष्कार कर दिया और अपना कपड़ा यूज करने लगे। समझेंगे ना हम? आगे जी, हो गया। 1947 के स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद कुटीर उद्योगों पर क्या हुआ? उसके विकास पर ध्यान दिया गया। 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति के पर लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रस्तावना दिया गया। मतलब कि छोटे छोटे जो उद्योग धंधा थे, अंग्रेज जब भाग गए यहाँ से, तब फिर सरकार उस पर ध्यान दी। 52-53 में क्या हुआ? 5 बोर्ड बनाए गए जो हथकरघा, सिल्क, खादी, नारियल, जूट, नारियल की जटा उद्योग के लिए होते थे। तो क्वेश्चन पूछेगा 1952-53 में जो 5 बोर्ड बनाए थे वो किन किन उद्योगों के लिए बनाए गए थे? हथकरघा उद्योग, शिल्प उद्योग, खादी एवं नारियल के जटा तथा ग्रामीण उद्योगों के लिए विशेषकर उस पर ध्यान दिया था। 56 से 77 तक औद्योगिकरण में प्रोत्साहन दिया। आगे चलकर 23 जुलाई 1980 में औद्योगिकरण की नीति की घोषणा पत्र जारी किया और कृषि आधारित उद्योगों की बात कही और लघु उद्योगों की सीमाएं भी बढ़ा दी। आगे आ जाइए, आगे समझते हैं पूरी कहानी को, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ लिखा है बीचों बीच में महात्मा गांधी जो है ना, महात्मा गांधी वस्तुओं का बहिष्कार कर और स्वदेशी वस्तु को अपनाने पर भी बल डालते थे। कुटीर उद्योगों का पुनर्जीवन करने का प्रयास किया और उपनिवेशवाद के खिलाफ उसका प्रयोग किया, ठीक है। मतलब महात्मा गांधी भी जानते थे कि कुटीर उद्योग को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। कुटीर उद्योग क्या हमारे भारतीय उद्योग है, इससे भारतीय लोगों को काम भी मिलेगा और दूसरा साथ साथ उद्योग धंधा भी विकसित होते रहेगा, ठीक है। हो गया खत्म। आज ये क्वेश्चन सर में स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने कब हुआ था? 1770 में। और पूछेगा इसने स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेनी कौन था रे? जेम्स हार्ब्रिज, भूल गया लो रे, जेनी जेम्स हार्ब्रिज, ठीक है। उसके बाद आज ये लिख में किया सेफ्टी लैम्प का। सेफ्टी लैम्प कौन था? हेम्फ्री देवी थी, हफ्ते गई थी। देखो ट्रिक से कुछ दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात तो आ जा रही कि नहीं। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े का मिल 1851 में कोशिश किया गया था, ठीक है। 54 में स्थापित कर दिया गया था। 1917 ईस्वी में भारत में जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता के जगह का नाम पूछेगा तो कौन है ना? हुकुम चंद सेठ तो वो लगाए थे रे पकड़ी। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ हुआ कब हुआ? कोयला उद्योग 1907 में किसने लगाया था? जमशेदजी टाटा। किसने लगाया था? जमशेदजी टाटा ने 1907 में। अरे नहीं पढ़ी अभी? झारखंड में जमशेदजी टाटा द्वारा कोयला उद्योग को लगाया गया था। रिसरा जो जगह था साक्षी जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? वही टाटा आयरन स्टील के 1907 में, ठीक है ना। यही टिस्को का बात कर रहे हैं। टिस्को की स्थापना जो जमशेदजी टाटा किए थे, ये कोयला का नहीं है ना, ऊपर वाला जो कोयला नहीं, ये कोयला का नहीं, ये टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किए थे जमशेदजी टाटा। और कोयला तो वो मतलब उसके बाद स्थापना हुआ है ना, कोयला उद्योग की स्थापना हुई कहाँ पे? वो भी रानीगंज क्षेत्र में, झारखंड वगैरह क्षेत्र में। बिहार में बोला गया था कि ज़्यादा स्थापना हुई, चूँकि बिहार उस समय एक ही में था, बाद में अलग हो जाएगा। तो ये 1907 ईस्वी में टाटा आयरन स्टील की कंपनी की स्थापना हो रही है, टिस्को, जिसका नाम है टिस्को। कौन कर रहा है इसकी स्थापना? जमशेदजी टाटा, ठीक है। आगे जी भारत में
टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कब, उसी के जस्ट बाद में लिखा था 1910 में, जो पीछे पड़े लो। इंग्लैंड में स्त्री और पुरुषों का बेस मताधिकार का कब मिल गया, 1918, जस्ट पीछे पड़े लो। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना, AITUC की स्थापना कब हुआ था रे, AITUC की, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कब हुआ रे, 1920, जस्ट पीछे पड़े लो। अरे देख के बोल रहा है सब। भारत में पहली फैक्ट्री कब पारित हुआ, भारत में पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ रे, 1881 में वाइन फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। तब वो मजदूर लोग खुश नहीं थे, उसके बाद भी आंदोलन जारी था। खाली जगह में आ जाइए, क्या लिखा है, सन 1838 ईस्वी में क्या हो रहा है, डैश में चार्टिस्ट आंदोलन चलाया गया। कहाँ चलाया गया था चार्टिस्ट आंदोलन, लंदन में। कहाँ चलाया गया था, लंदन में चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद से सन डैश में मजदूर संघ के अधिनियम पारित हुआ। तो मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ, मजदूर संघ अधिनियम लिख लीजिएगा, 1926 में पारित हुआ। कब हुआ, उसके बाद न्यूनतम मजदूरी कानून सन डैश ईस्वी में पारित हुआ। न्यूनतम मजदूरी कब पारित हुआ था, 1948 में। कब हुआ न्यूनतम मजदूरी, 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की यानी कि ILO था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना कब हो रही थी, 1920 में। ILO की स्थापना 1920 में। उसके बाद क्या लिखा, 5 नंबर, प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की डैश एवं डैश को निश्चित किया गया। उनके काम की अवधि को निश्चित किया गया कि कितना देर काम करेंगे और समय को, मतलब कितना उनकी आयु को, उनकी एज, एक तो एज की किया गया फिक्स। एज मतलब कितना कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चा काम नहीं करेंगे और 12 वर्ष के बच्चा जो काम भी करेंगे तो उनका समय क्या होगा, फिक्स होगा। तो यानी आयु और समय को क्या किया गया, निश्चित किया गया, ठीक है, आयु और समय को। अब मिलान करना देखो, स्पेनिंग जेनी किसे मिलेगा, जेनी जेम्स, जेम्स क्या गया, जेम्स हार्ब्रिज, जेम्स हार्ब्रिज नीचे सबसे। जेनी किसे मिलेगा रे, जेम्स हार्ब्रिज मिलेगा ना। और फ्लाइंग शटल किसे था, उड़ने वाला था, फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग शटल किसे मैच करेगा बताओ, फ्लाइंग शटल जॉन के, जैबे के, नहीं बोले तेरे, जाओ के। पावर लूम, पावर किसके पास होगा, एडमंड कार्टराइट। भाप इंजन किसके साथ, जेम्स वाट। और म्यूल किसके साथ, सैम्यूल के साथ, मिल गया। तो ये हो गया हम लोग का चैप्टर कंप्लीट, है ना। चैप्टर को आप लोग रट लीजिएगा बढ़िया से, और कल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को। यहीं पे करते हैं हम लोग भी यहाँ पर एंड, ठीक है।